तो कहानी की शुरुआत एक म्यूजियम से होती है जहाँ पर हम कुछ लोगों की लाशों को देखते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन पर किसी ने बुरी तरह से हमला किया हो। उन लोगों में से एक व्यक्ति अभी भी जिंदा था। तब वहीं पर पड़ा एक कैरेस यानी कि डैगर अपने आप ही हिलने लगता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हम 5 लोगों को एक कार में देखते हैं, जिसमें से एक नीना होती है जो कि रेनोवेशन कंपनी की मालिक थी। उसके साथ कार के अंदर एड, सैंड्रा, हाना और डेविड भी थे, जिन्हें नीना ने एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था। उनका काम था असल में एक पुराने घर को म्यूजियम में कन्वर्ट करना। बात करें इस घर के बारे में तो ये एक एंटीक कलेक्टर का घर था जिसका नाम रिसांग वेसांग था। अब रिसांग की इच्छा ये थी कि उसके खत्म होने के बाद उसके घर को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए ताकि लोग उसकी कलेक्शन देख सकें। उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए उसके बेटे रैंडी ने ही नीना की कंपनी को हायर किया था। यानी कि ये 5 लोग इसी स्पेशल प्रोजेक्ट को करने के लिए जा रहे थे। खैर अब सभी लोगों को ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में पूरा करना था। उनके पास इसको खत्म करने के लिए खाली 3 दिन का टाइम था। खैर अब थोड़ी देर के बाद ये लोग वेसांगो हाउस पहुंच जाते हैं, जो कि एक काफी बड़ा विला था। वहाँ पर उनका स्वागत रैंडी और उसकी बहन बियेन करते हैं। रैंडी नीना को प्रोफेसर दीर्घा और उसकी असिस्टेंट मियांग से मिलवाता है, जो कि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। साथ ही साथ दीर्घा हिस्ट्री प्रोफेसर भी है, तो वो अच्छे से उन लोगों को गाइड कर सकते हैं। दरअसल रैंडी को भी अपने पिता के कलेक्शन के बारे में आइडिया ही नहीं था। खैर अब ये लोग विला के अंदर सर्वे करने जाते हैं और ये विला जितना बाहर से बड़ा दिखता था उससे कई गुना ज्यादा वो अंदर से बड़ा था। अब हाना, डेविड और एड साथ थे। अब हाना कहने लगती है कि ये प्रोजेक्ट केवल 3 दिन में पूरा होना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये घर काफी ज्यादा बड़ा था। इसी बीच उन तीनों को कोई दिखाई देता है, लेकिन तभी उनके पास एक बूढ़ी महिला आती है, जिसको देखकर वो तीनों डर जाते हैं। तब डेविड बताता है कि वो यहाँ की हाउसमेड है। खैर अब दूसरी ओर नीना रैंडी को बताती है कि ये घर काफी बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वीडियो कॉल पर बात करी थी और तब वीडियो कॉल में वो घर इतना बड़ा नहीं दिख रहा था। अब बात ये थी कि नीना इस प्रोजेक्ट को केवल 3 दिन में खत्म नहीं कर सकती, लेकिन रैंडी कहता है कि उन्हें 3 दिन में ये किसी भी हालत में पूरा करना होगा और अगर नीना ये नहीं कर सकती तो वो किसी और को हायर करेगा। अब नीना के लिए काफी बड़ा ऑफर था, जिसके चलते नीना कहने लगती है कि वो मैनेज करेगी। मीनवाइल हम बियेन को देखते हैं और बियेन एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। ना तो वो किसी से ज्यादा बातचीत करती, ना ही इंटरेक्ट करती। वो बस अपने ही ख्यालों में खोई खोई सी रहती। खैर इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रिसांग, जिसका ये विला था, वो बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और यहीं पर वो अपनी इच्छा जाहिर करता है। वो उसके घर को एक म्यूजियम में कन्वर्ट करना चाहता था ताकि इस जनरेशन के लोग पुरानी हिस्ट्री को एक्सपीरियंस कर पाएं। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर हम बियेन को अकेले बैठे हुए पाते हैं कि तभी अचानक से उसके पास सैंड्रा आती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बियेन इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थी। तब वो उसको एक वीडियो के बारे में बताती है जो कि हाना की थी। वो एक प्राइवेट वीडियो थी जो कि वायरल हो गई थी। अब सैंड्रा का बर्ताव थोड़ा सा टॉक्सिक टाइप का था। ये सब करके वो काफी गलत कर रही थी, लेकिन बियेन इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं होती। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, यानी कि डिनर हो रहा था। अब रैंडी हाउसमेड को कल सुबह जल्दी आकर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए कहता है। अब इसी बीच हमको पता चलता है कि रैंडी अपने पिता की कोई भी कलेक्ट करी हुई चीज नहीं रखना चाहता था और साथ ही साथ बियेन का भी यही कहना था। वैसे भी बियेन असल में एक फोटोग्राफर बनना चाहती थी, ना कि किसी म्यूजियम की केयरटेकर। खैर यहाँ पर सैंड्रा हाना की वीडियो के बारे में बात करने लगती है, जो कि हाना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन तभी अचानक से लाइट फ्लिकर होने लगती है। रैंडी कहता है कि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है। खैर अब यहाँ पर नीना उन लोगों को बताती है कि उन्हें ये प्रोजेक्ट 3 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन 3 दिन काफी कम थे। डेविड को नहीं लग रहा था कि ये लोग 3 दिन में कुछ भी कर पाएंगे। तब नीना कहती है कि काम जल्दी खत्म करने के लिए वो आज रात से ही काम को शुरू करेंगे। अब डिनर करने के बाद हाना डेविड को बताती है कि हाना फिर से उसके पास्ट के गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। तब डेविड बताता है कि उसने उसे पहले ही इस चीज के बारे में वार्न किया था। तो असल में हाना का एक पास्ट हुआ करता था जिसके अंदर उसके ही हस्बैंड ने उसके साथ गलत किया था और वो पास्ट असल में उसका एक ट्रॉमा बन चुका है। डेविड उसको समझाता है और ये सब भूलने के लिए कहता है। खैर तभी एड आकर बोलता है कि नीना उनको बुला रही है और तब वो दोनों नीना के पास जाते हैं। अब वो वहाँ पर आकर काम को समझने लगते हैं कि इसी बीच दार्मो, जो कि वहाँ का गार्ड था, वो उनको टॉर्च देता है ताकि लाइट जाने के बाद वो उस टॉर्च का इस्तेमाल कर सके। अब इसी बीच लाइट्स भी चली जाती है, जो कि काफी अजीब बात थी। तब दार्मो बाहर जनरेटर चालू करने जाता है कि इसी बीच सैंड्रा हंसी मजाक करने लगती है और उसकी आदतें काफी ज्यादा एनोइंग थी, जो कि हाना को पसंद नहीं आती। खैर इसके बाद लाइट्स वापस आती है, यानी कि जनरेटर ऑन हो चुका था और ये लोग काम पर लग जाते हैं। तभी हम रेलिक्स यानी कि एंटीक्स के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाते हैं, जैसे कि वहाँ पर कई सारे एंटीक्स और पुराने वेपन्स भी रखे हुए थे, जिसके अंदर एक कैरेस यानी कि डैगर भी शामिल था और इसी डैगर को हमने शुरुआत में भी देखा है। खैर सैंड्रा कहने लगती है कि उसने सुना है कि पुराने कैरेस के अंदर शक्तियां होती हैं और ये सुनकर हाना उसे बकवास ना करने के लिए बोलती है। लेकिन इस चीज से चिढ़ते हुए सैंड्रा उसे दोबारा उसके पास्ट को लेकर कमेंट पास करती है और इस बार वो अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी थी, जिसके बाद डेविड को काफी गुस्सा आ गया था और वो उससे वहीं पर लड़ाई करने लगता है। अब उनकी लड़ाई के बीच में होता यह है कि डेविड को धक्का लग गया था, जिसके बाद बुक शेल्फ पर जो बुक रखी हुई थी वो हिल जाती है
है और तभी वहाँ पर एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। ये देखकर नीना रैंडी से इस बारे में पूछने लगती है, लेकिन रैंडी ने खुद आज पहली बार इस दरवाजे को देखा था, यानी कि उसको भी आइडिया नहीं था कि उसके पिता ने ऐसे सीक्रेट चेम्बर्स या फिर सीक्रेट रास्ते बना रखे थे। खैर वो सभी लोग उसके अंदर जाने का फैसला कर लेते हैं, जिसके बाद वो अंदर जाते हैं और अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा रूम जैसा बना हुआ है। वहाँ पर और भी रेलिक्स और स्टैचूज रखे हुए थे और उस जगह को देखकर सैंड्रा कहने लगती है कि ये एक हॉन्टेड रूम है और हाना रैंडी से इस रूम के बारे में पूछती है, लेकिन वाकई उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब इसी बीच मयांक को एक स्क्वायर फाउंडेशन मिलता है जिसके अंदर पल्लवा स्क्रिप्ट में कुछ लिखा था और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि पल्लवा स्क्रिप्ट तमिल ब्राह्मी पर बेस्ड होती है। दरअसल जो पल्लवास थे वो तमिल भाषा का ही उपयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर तमिल भाषा और तमिल ब्राह्मी अलग अलग है। यहाँ पर जो तमिल ब्राह्मी है वो एक स्क्रिप्ट है। अब मयांक उस स्क्रिप्ट को डिकोड करती है और उनको बताती है कि बहुत समय पहले एक राज्य हुआ करता था जो कि जंग के कारण खत्म हो गया। उस राज्य का नाम असल में जंगाला था और इस राज्य के खत्म होने के बाद इसके अस्तित्व के नामो निशान तक मिट गए। फिर एक दिन 1970 में खुदाई के दौरान एक रेलिक मिला जो कि अचानक गायब हो गया और वो रेलिक आज उनके सामने पड़ा हुआ है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि यही स्टैचू है। अब दीर्घा की बातों के बीच हम सैंड्रा को देखते हैं जो कि वहीं पर पड़ा एक कैरिस उठा लेती है, जिसके बाद वो उस कैरिस को छूकर देखती है, जिसकी वजह से उसकी उंगली पर कट लग गया था और कट लगने की वजह से उंगली धीरे धीरे सड़ने लगती है। सैंड्रा हेलुसिनेशन देखने लगती है जहाँ पर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। खैर इसी बीच बियेन दीर्घा से पूछती है कि क्या रेलिक सच में श्रापित हो सकते हैं, जिस पर प्रोफेसर उसे कैरिस का एग्जांपल देता है और जो कैरिस यानी कि डैगर बनाते थे वो चाहते थे कि उसे इस्तेमाल करने वाले को हमेशा पॉजिटिव आउटकम मिले। दीर्घा इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टोरी सुनाता है। अब ये कहानी उस वक्त की है जब समारोह शाह जंगाला का राजा बना। वो कादरी के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन उसके लिए उसे बहुत ज्यादा शक्तियां चाहिए थी, जिसके लिए उसने सभी कैरिस बनाने वालों को बुलवाया ताकि वो ऐसा डैगर बनाए जिसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति हो। लेकिन तभी सैंड्रा पजेस हो जाती है और वहाँ की लाइट्स भी अचानक से फ्लिकर होने लग गई थी। तभी पोजेशन की हालत में वो कहती है कि उन कैरिस बनाने वालों को मजबूर किया गया था एक ऐसा डैगर बनाने के लिए जिसके अंदर शक्तियां हों। जिसके बाद वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो ब्लैक लिक्विड वाली उल्टी करने लगती है। उसकी हालत को देखकर वो लोग उसे चेयर पर बैठाते हैं। अब वो सैंड्रा को संभाल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से लाइट ब्लिंक होने लगती है और इसी के साथ सैंड्रा गायब हो जाती है। वो लोग सैंड्रा को ढूंढने लगते हैं कि इसी बीच लाइट भी चली गई थी। तब सैंड्रा उन्हें स्टैचू के ऊपर मिलती है। वो कहने लगती है कि 7th कैरिस में शक्तियां हैं और इन शक्तियों को जिंदा करने के लिए उन्हें खून की जरूरत है। मतलब सैंड्रा उन सबको मारना चाहती थी और शायद से ये एक्टिवेट हुआ था उसके खून से। और इस बात को वहाँ पर बैठे मौजूद सारे लोग समझ गए थे। सबसे पहले सैंड्रा दीर्घा पर हमला करती है और वो दीर्घा को उसी कैरिस से स्टैब कर देती है और उसको दूर फेंक देती है। ये देखकर सभी डर गए थे, लेकिन इसी बीच सैंड्रा को चैंट करने लगती है और उन लोगों के पास यही एक मौका था, यानी कि वहाँ से भागने का। अब वो लोग दीर्घा को उठाते हैं और इसके बाद वहाँ से भागने लगते हैं। सैंड्रा उनको देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है और उस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद रैंडी दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन सैंड्रा अपना हाथ उस दरवाजे में अटका देती है। वो सभी भागते हुए मेन एंट्रेंस गेट पर आ गए थे। रैंडी को पासवर्ड तो पता था, लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले ही वहाँ पर सैंड्रा आ जाती है। वो नीना को पकड़कर उस दरवाजे पर पटक देती है, जिससे कि पासवर्ड मॉनिटर ही टूट गया था। अब इसी बीच डेविड उस पर हमला करता है, लेकिन उसके हमले से उसका एक बाल भी बाका नहीं होता। वो डेविड को दूर पटक देती है। ऐसा लग रहा था कि डैगर के अंदर कुछ तो था जो कि उसके अंदर आ चुका है और उसके अंदर शक्तियां भी काफी भयानक आ गई थी। तब रैंडी आकर एक एंटीक भाला उसके आर पार कर देता है और ये करने के बाद वो लोग दूसरे एग्जिट के बारे में बात करते हैं। लेकिन तभी सैंड्रा ने उस भाले को अपने अंदर से निकाल लिया था, जिसके बाद ये लोग भागने लगते हैं। अब वो लोग 2 भागों में बट गए थे, जिसमें एक तरफ तो नीना, हाना और मयांक थे और दूसरी ओर घायल दीर्घा, रैंडी, डेविड और बियेन थे। अब ये लोग किचन में छिपते हैं, लेकिन सैंड्रा उन तीनों लड़कियों के पीछे पड़ जाती है। खैर ये लोग धीरे धीरे वहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सैंड्रा वहीं किचन में थी। वो वहाँ की सारी चीजें हिलाने लगती है। ये सब देखकर वो लोग वहाँ से भागते हैं, लेकिन सैंड्रा दीर्घा को पकड़ लेती है और उसको पकड़ने के बाद वो उसके फेस की खाल को निकाल लेती है और फिर उसके शरीर के ऑर्गन्स को भी निकालने लगती है। अब एड अभी भी किचन में छुपा हुआ था और वो ये सब देख रहा था। और डेविड, रैंडी और बियेन एक रूम में आते हैं। अब यहाँ पर डेविड रैंडी से लड़ने लगता है और उससे इस सब के बारे में पूछता है। तब रैंडी कहता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। अब ये दोनों ही इस बात को लेकर लड़ रहे थे, लेकिन तभी बियेन उनको रोकती है और बताती है कि उन्हें कुछ नहीं पता इस जगह के बारे में और वो तो इस जगह से नफरत करते थे। साथ ही साथ उनके पिता के इस शौक से भी उन्हें नफरत थी, क्योंकि यहाँ पर पहले भी कुछ हुआ था। रैंडी बताता है कि सालों पहले इस घर में कुछ चोर और गार्ड्स मारे गए थे और इसका रीजन आज तक उनको पता नहीं चला। दरअसल मूवी की शुरुआत में जो हमको सीन दिखाया गया था जहाँ पर कुछ लोग खत्म हो गए थे, तो वो कोई और नहीं बल्कि वो यही चोर और गार्ड्स थे और उनकी मौत का कारण आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन इतना जरूर था कि वो इसी कैरिस यानी कि डैगर की वजह से हुआ था। खैर
खैर वो बताते हैं कि उनके पिता ने ये बात सबसे छुपाई और किसी को भी पता नहीं चलने दी, और इन्हीं कुछ कारण की वजह से उन्हें ये घर और उसके पिता कुछ ज्यादा पसंद नहीं थे। डेविड रैंडी से कोई और रास्ता पूछता है बाहर निकलने का। तब रैंडी बताता है कि जहाँ तक उसे याद है यहाँ पर सिर्फ एक ही दरवाजा है आने जाने के लिए, और ये सब सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। तब बियन को याद आता है कि दार्मो ने उसे एक वॉकी टॉकी दिया था, लेकिन रैंडी उसे कहीं पर रखकर भूल गया। दूसरी ओर हम उन तीनों को देखते हैं जो कि हिम्मत रखकर वहीं पर डटी रहती हैं। तभी हम दार्मो को देखते हैं जो कि बाहर से जनरेटर ऑन करके लाइट्स ऑन करता है। अब दार्मो को इस बारे में कोई भी क्लू नहीं था कि अंदर हो क्या रहा था। जिसके बाद हम एड को देखते हैं जिसे वो वॉकी टॉकी मिलता है। वो उस वॉकी टॉकी के जरिए दार्मो से संपर्क करता है और उससे मदद मांगता है। खैर इसी बीच वहाँ पर एड को सैंड्रा की आवाज आने लगती है और वो वहीं पर एक कैबिनेट के अंदर छुप गया था। लेकिन दार्मो अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड से वो दरवाजा नहीं खुलता। ऑब्वियस सी बात है वो मॉनिटर टूट चुका था। जिसके बाद वो फिजिकल चाबी इस्तेमाल कर अंदर आता है। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, इसी वजह से फिजिकल चीजें और यहाँ पर जो नॉर्मल वाली चीजें होती हैं वो भी होना बहुत जरूरी होता है। यानी कि टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल चीजें होने भी जरूरी हैं। एनीवेज अब सैंड्रा उसी पर हमला कर देती है और उसे स्टैब करके खत्म कर देती है, और ये सब एड भी देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अब थोड़ी देर के बाद हाना, नीना और मयांग नीचे आते हैं। तब सैंड्रा उनके पास दार्मो का सर फेंक देती है, जिसको देखकर वो डर गए थे और डाइनिंग रूम की तरफ वो भागते हैं। अब सैंड्रा उनके पीछे ही थी, लेकिन इस बार ये तीनों उससे भागने के बजाय उससे लड़ने का सोचते हैं। लेकिन सैंड्रा हाना को पकड़ लेती है और उसे कैरेज से मारने लगती है, लेकिन मयांग ने उसे एक फोक से स्टैब कर दिया था। जिसके बाद सैंड्रा उसी फोक से नीना को स्टैब करती है। दूसरी ओर हाना की आवाज सुनकर डेविड उनकी मदद के लिए आने लगता है। अब सैंड्रा उन तीनों की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी डेविड आकर उसे एक चेयर से मारकर गिरा देता है। जिसके बाद वो चारों मिलकर सैंड्रा को एक डाइनिंग टेबल से दबा देते हैं। अब वो लोग वहाँ से भागते हैं जहाँ पर हाना और नीना एक रूम में जाकर छिप गए थे, और मयांग और डेविड रैंडी और बियन के साथ भागते हैं। अब वो दोबारा उसी खुफिया रास्ते के अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब दूसरी ओर हाना एक शेल को दरवाजे पर रखकर उसे ब्लॉक करती है। अब तभी डेविड रैंडी से दोबारा लड़ने लगता है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। साथ ही साथ वो बोलता है कि उसकी वजह से सैंड्रा पता नहीं क्या बन गई है, और वो खाली पजेस्ड नहीं हुई है बल्कि इमॉर्टल हो गई है, क्योंकि उसे मारने का कोई फायदा नहीं होता। अब बियन कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा और वो यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। तब रैंडी कहता है कि अगर वो अभी गए तो मारे जाएंगे। तब रैंडी को मास्टर की के बारे में याद आता है, जिससे कि वो दरवाजा खोल सकते थे, लेकिन वो चाबी असल में दार्मो के पास थी और उन्हें पहले उसके शरीर को ढूंढना होगा। अब इसी बीच बियन को अपने पिता की जर्नल मिलती है, और जर्नल के अंदर लिखा था कि एक कैरिस बनाने वाले को बुलाया गया। जिसके बाद उसने एक कैरिस बनाया, और वो जानता था कि कैरिस बनाने के बाद उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए उसने इस कैरिस को एक श्राप दिया, जो भी इस कैरिस को ओन करेगा वो पहले जैसा नहीं रहेगा, वो पजेस्ड हो जाएगा और खून का प्यासा होगा, और हर मौत के बाद कैरिस के अंदर एक कर्व फॉर्म होगा, और ये मौत का सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कैरिस साथ जाने नहीं लेगा, और साथ जाने लेने के बाद कैरिस दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको समझ आ जाता है कि जेंगाला के राजा ने ये कैरिस जबरदस्ती बनवाया था, और बनवाने के बाद उसने कैरिस बनाने वाले को खत्म कर दिया। और जेंगाला किंगडम के अंत का यही कारण था, क्योंकि कोई ना कोई आकर्षित होकर इस डैगर को छू ही दिया करता होगा, जिसके बाद 7 लोगों की जान लेने के बाद ये रुकता। मतलब कि अब जब तक 7 लोग नहीं खत्म होंगे तब तक ये मौत का सिलसिला चलता रहेगा। और यहाँ पर पहली मौत तो ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि दार्मो की थी। और जब इस घर के अंदर चोरी हुई थी तब भी गार्ड्स और चोरों को मिलाकर 7 लोग ही खत्म हुए थे। अब इसी बीच डेविड को याद आता है कि हाना तो खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से उसको बचाने के लिए निकल जाता है। तभी हम हाना और नीना को देखते हैं जो कि बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे, कि तभी सैंड्रा आकर नीना को देख लेती है और उसे बाहर निकाल कर कई बार स्टैब करके उसे खत्म कर देती है, यानी कि दूसरी लड़की खत्म। इसके बाद हम कैरिस के अंदर एक कर्व आता हुआ देखते हैं। हाना किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उससे आवाज हो गई थी। कि इसी बीच वहाँ डेविड पहुंच जाता है और वो हाना को अपने पीछे छुपा लेता है। जिसके बाद वहाँ पर बाकी के लोग भी आ गए थे। वो लोग सैंड्रा से बच रहे थे कि इसी बीच सैंड्रा डेविड को स्टैब कर देती है और फिर बियन के हाथ पर एक कट मार देती है, लेकिन ये लोग उससे लड़कर उसका कैरिस गिरा देते हैं और रैंडी उस कैरिस को उठा लेता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। डेविड, हाना, मयांग और बियन सीढ़ियों के नीचे छिप गए थे। हाना खुश थी कि डेविड को ज्यादा चोट नहीं आई। तब मयांग बताती है कि जो उस कैरिस से हर्ट हुआ है उस पर कैरिस का श्राप आ चुका है, मतलब कि बियन भी सुरक्षित नहीं थी। यानी कि खाली इस कैरिस या फिर डैगर को उठाने से श्राप नहीं लगता है, अगर कोई कट भी हो जाएगा तो भी उस पर श्राप चढ़ जाएगा। खैर अब उनको कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कि ये श्राप खत्म हो सके। वो सोचते हैं कि क्या हो अगर वो सैंड्रा को 7 लोगों को मारने से पहले ही खत्म कर दे, शायद उससे ये सब बच सकते हैं। लेकिन सैंड्रा पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था और तब उनको ध्यान आता है कि बिना कैरिस के सैंड्रा वीक हो जाती है, मतलब कि अगर कर्स कैरिस से शुरू हुआ था तो खत्म भी उससे ही होगा। लेकिन इन सबसे पहले उन्हें मास्टर की चाहिए थी ताकि ये लोग यहाँ से निकल सके, क्योंकि यही ज्यादा इजी ऑप्शन था। अब मयांग और बियन मास्टर की को ढूंढने के लिए लिविंग रूम में जाते हैं। दूसरी ओर रैंडी छुपते छुपाते आगे बढ़ रहा था और वो कैरिस उसी के पास था। तभी उसको एड मिलता है और वो एड को अपने साथ रख लेता है। अब उन लोगों को मास्टर की ढूंढनी थी, लेकिन सैंड्रा उनके पास आ गई थी। सैंड्रा उनसे वो कैरिस छीनने लगती है कि इसी बीच रैंडी के गले पर कट लग जाता है, लेकिन वो कैरिस को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है और वो दोनों एक रूम में आकर छिप जाते हैं। यहाँ रैंडी एड से लड़ने लगता है क्योंकि वो उसे पीछे छोड़ आया था। यहाँ पर एड गुस्से में था और वो रैंडी को सुनाने लगता है। वो उससे ये कह
कहता है कि आज वो और उसकी बहन दोनों खत्म हो जाएंगे और ये सुनकर रैंडी को बहुत गुस्सा आ गया था। वो एड पर हमला करके उसको ही खत्म कर देता है। अब रैंडी के मन में एक बात थी और वो ये थी कि खुद की और अपनी बहन की जान को बचाना, चाहे सारे ही लोग क्यों ना खत्म हो जाए। अब दूसरी ओर हम डेविड और हाना को साथ में देखते हैं, जहां पर डेविड उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो उसको चाहता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म होने वाला था। दूसरी तरफ मयांग और बियेन को दार्मो की बॉडी मिलती है जिसके पास मास्टर की थी। वो जल्दी से दार्मो की बॉडी से वो चाबी निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से मेन गेट पर आते हैं जहाँ पर हाना और डेविड थे। वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैंड्रा उनके पीछे ही थी, लेकिन जल्दी से वो दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद बाहर आकर वो छुप गए थे। लेकिन सैंड्रा उन्हें वहाँ पर भी आकर ढूंढने लगती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो कहीं पर चली जाती है। तब मयांग कार की चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसे ये नहीं पता था कि सैंड्रा उसके पीछे ही थी। वो उस पर हमला कर देती है और उसे उस कैरिस से स्टैब कर देती है। अब हाना को गार्डनिंग कटर मिल जाता है, जिसको शुरू करके वो सैंड्रा के सर में घुसा देती है, जिससे कि सैंड्रा वहीं पर गिर गई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है। वो कैरिस के पास बढ़ने लगती है कि तभी डेविड आकर उसी कैरिस से उसे स्टैब कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो गई थी। और यहाँ पर कैरिस पर एक कर्व और बन गया था और यहाँ पर उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिसके बाद बियेन और हाना अंदर रैंडी को लेने जाते हैं, लेकिन तभी डेविड भी पजेस्ड होने लगता है और वो ये बात तो भूल ही चुके थे कि 7 खून सैंड्रा को नहीं बल्कि उस कैरिस को चाहिए थे। और यहाँ सैंड्रा भी कैरिस के किल काउंट में आ चुकी थी। मयांग उन दोनों को ये बात बताने लगती है कि तभी डेविड पीछे से उसको खत्म कर देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनको रैंडी मिलता है और वो उन्हें उसी खुफिया रास्ते पर ले जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। अब वो तीनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और रैंडी कहता है कि वो ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते क्योंकि वो दरवाजा कभी भी टूट सकता है। अब रैंडी बताता है कि ये लोग बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें डेविड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 6 लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर हाना इस बात से एग्री नहीं करती, लेकिन वो उसे समझाता है कि उन्हें ये करना ही होगा वरना वो सभी मारे जाएंगे। बियेन को भी ये बात सही लगती है, तब ना चाहते हुए भी हाना को राजी होना पड़ता है। अब वो लोग पूरा प्लान बनाते हैं कि वो डेविड को कैसे खत्म करेंगे। तभी डेविड दरवाजा तोड़कर नीचे आता है जहाँ पर उसे सिर्फ हाना मिलती है। अब वो हाना के पास आने लगता है कि तभी रैंडी उसके ऊपर स्टैचू गिरा देता है, जिसके बाद वो स्टैचू के नीचे फंस गया था। अब डेविड जो होता है वो खुद ही हाना को उसे खत्म करने के लिए कहता है और बेचारी हाना रोते हुए उसे स्टैब करके खत्म कर देती है। लेकिन डेविड के खत्म होने के बाद बियेन पजेस होने लगी थी, जिसको देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं और हिसाब तो रैंडी ने एकदम सही लगाया था, फिर ये क्यों हो रहा था। तब रैंडी को याद आता है कि किल काउंट के लिए लोगों का उस कैरिस से मरना जरूरी है, लेकिन एड को तो उसने अपने हाथों से मार दिया था। और इस बात का एहसास होते ही रैंडी हाना को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हाना उससे बचकर उसको ही खत्म कर देती है। लेकिन अभी भी बियेन पजेस हालत में थी क्योंकि हाना ने रैंडी को उस कैरिस से नहीं खत्म किया था। तब हाना उस कैरिस को उठाती है और खुद को खत्म करने लगती है क्योंकि जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं था। वहीं बियेन की पूरी जिंदगी बची हुई थी और तो और उसने अपने प्यार करने वाले को अपने हाथ से मारा था और इस ट्रॉमा के साथ वो जिंदगी नहीं जी सकती थी और इसी के चलते वो उस कैरिस से खुद को खत्म कर लेती है। अब उसके खत्म होते ही बियेन एकदम ठीक हो गई थी और वो अपने भाई को खत्म हुआ पाकर काफी रोती है। तभी हम देखते हैं कि वो कैरिस एकदम ठीक हो चुका था, नॉर्मल हो गया था, यानी कि उस पे कर्व आना बंद हो गए थे। जिसके बाद बियेन उस कैरिस को उठाकर अपने साथ ले जाती है और ऊपर जाकर बैठ जाती है। खैर अगले दिन उस घर के अंदर गार्ड्स आते हैं जो कि बियेन को वहां से निकाल लेते हैं। अब सीन चेंज होता है जहां पर उस घर को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था और ढेर सारे लोग उस म्यूजियम को विजिट करने आए थे और अंत में हम उस डैगर को, उस कैरिस को वही म्यूजियम में रखा हुआ देख पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब कोई फिर से वहां पर शैतानी करता है तो पक्का ये कैरिस और लोगों की भी जान लेगा। एंड आई बिलीव कि जो इनके पिता थे वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड थे, या फिर हो भी सकता है कि इसी राजा महाराजा के वंशज भी हों, जिसके चलते उन्होंने इस म्यूजियम को कन्वर्ट करने का सोच लिया था। और बूम, इसी के साथ में पुसाका फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।